आज के हम लेक्चर में बात करेंगे IgE एंटीबॉडी। तो IgE एंटीबॉडीज क्या होता है, उसका जनरल पॉइंट इसमें कहाँ पे यूज होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कहाँ है, वो कहाँ पाया जाता है, ये सारा चीज़ हम डिस्कस इस लेक्चर में आपको बता देंगे। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और पूरी तरह से समझ में आएगी और हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं IgE एंटीबॉडीज। देखिए आप एंटीबॉडीज जो होते हैं जनरली हमारे बॉडी में 5 प्रकार इम्यूनिटी अपने हैं। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं ना जनरली आपके 5 प्रकार के होते हैं। एक आपका IgA ऐसे एक आप याद कर लेना, लेक्चर आपको याद करवाया था, एक ट्रिक याद किया था, ट्रिक याद किए हो, GAMED गेम्ड। ये कभी ये देखो GAMED गेम्ड। एंटीबॉडीज कितने प्रकार की होती है? 5। अब कितने, अब कैसे इसको लिखेंगे सर जी? तो IG आपको इम्यूनो, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। तो IgG ऐसे G जोड़ दे, IG ना, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। तो अब IgA जोड़ा जाएंगे ना, तो IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती है, जिसमें से मैंने आपको ये सारा चीजें हम आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो ये वीडियोस हम लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से IgG, IgA, IgM, IgD देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे IgE ना, ये लास्ट पॉइंट है हमारे एंटीबॉडीज का, लास्ट पार्ट है ना। लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 11 है और ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, IgG, IgA, IgM, IgD, ये सारा चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओनली फॉर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे IgE। तो IgE देखिए एंटीबॉडीज कितने प्रकार की होती हैं? 5। IgG, IgA, IgM, IgE, IgD ना। ये ट्रिक याद कर लेना, गेम्ड ना, गेम खेलते हो सब ना, तो गेम GAMED गेम। तो आपको बस IG जोड़ना है, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं ना जनरली ग्लोबुलिन पार्ट से मिलकर बना होता है। ग्लोबुलिन जानते हैं? ग्लोबुलिन ये किसका कंपोनेंट है? ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटोनिन, फाइब्रिनोजेन। कहाँ प्रोटीन ये कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा, लेकिन प्लाज्मा में जब आप कंपोजिशन पढ़ेंगे प्लाज्मा का, जैसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं ब्लड ना, अगर इनके ट्यूब में ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो प्लाज्मा बनता है ना। प्लाज्मा हमारे ब्लड का कितना परसेंटेज होता है? 55% होता है। अगर वही लीटर में हम बात करें तो 2 से 3 लीटर होता है ना। कितना परसेंटेज होता है? 55%। हमारे ब्लड का मैक्सिमम कंपोनेंट के रूप में, वो भी लिक्विड तरल पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में तो क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। तरल पदार्थ में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे ब्लड में तरल पार्ट में या लिक्विड फेज में कौन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या बताएंगे? प्लाज्मा। अगर सॉलिड कंपोनेंट पूछेगा ना तो उधर चला जाएगा RBC ना, RBC चला जाएगा। RBC वो सॉलिड कंपोनेंट में होती है। अगर वो लिक्विड अवस्था में पूछेगा तब प्लाज्मा पे आप क्लिक करेंगे। प्लाज्मा 55% जो फेज होता है ना वो तरल पार्ट में पाया जाता है, लिक्विड फेज ना। तो अगर हम प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा में मैंने आपको बताया था 55% होता है, 2 से 3 लीटर होता है। उसका कंपोजिशन अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो उसमें 92% वाटर होता है। क्या कितना परसेंट होता है? 92%। और 8% जो होती है सॉलिड प्लाज्मा प्रोटीन होती है।
सॉलिड प्लाज्मा प्रोटीन होती है। उस 8% में सॉलिड प्लाज्मा प्रोटीन में 7% प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और जिसमें से मैंने बताया था कि एल्बुमिन जो होती है 4%, ग्लोबुलिन 2%, थ्रोम्बिन जो होती है 0.55% होता है, 1% या लेस देन 1% ना, ये चीजें होता है। तो जिसमें एल्बुमिन आपका 4% है, ग्लोबुलिन 2% में होता है ना। अरे मैं जब ब्लड पढ़ा रहे थे आप सबको आज से 10 साल पहले ना, 10 साल पहले तो ये चीजें मैंने उस दिन मैंने पढ़ाया था। तो आप नहीं पढ़ते तो 10 साल और 1 साल के बराबर है ना, चाहे हम 10 साल पहले पढ़ाई चाहे आज पढ़ाई करो, मतलब है नहीं। हाँ, तो देखिए ये जो ग्लोबुलिन जो था ना, ग्लोबुलिन, वो ग्लोबुलिन भी 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। तो अल्फा बीटा ग्लोबुलिन दो दूसरा, उसका वर्क दूसरा होता है, लेकिन जो बीटा गामा जो ग्लोबुलिन होता है ना, वही हमारे एंटीबॉडीज बनाने में क्या करता है। तो मतलब ग्लोबुलिन, देखिए इसीलिए यहाँ पे ग्लोबुलिन लिखा हो। ये ग्लोबुलिन भी कितने प्रकार के होते हैं, ग्लोबुलिन कितने प्रकार के होते हैं, 3, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा का वर्ग दूसरा होता है, अल्फा काम होता है हमारे प्रोथ्रोम्बिन थायरॉक्सिन हार्मोन जो होते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे ब्लड में, और जो बीटा जो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन को ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन जानते हैं, फडे, याद कराने के लिए ट्रिक बोला था ना मैंने, फडे, FADE, फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये ओनली फॉर, ये किसमें घुलती है जानते हैं, फैट में ही घुलती है। किसमें घुलती है, फैट में। और ये विटामिन हमारे फैट के साथ फैट में ही घुलती है और किसी अन्य कंपोनेंट में घुलती नहीं। क्वेश्चन पूछता है कौन सी विटामिन इसमें फैट सॉल्युबल होती है, तो आपको ये ट्रिक याद कर लेना, फटे ट्रिक याद कर लेंगे तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप तेल ओल में घोलवा ये विटामिन है भूल जाइए, लेकिन पानी में घोलवा तो ना भूलिए। ए विटामिन की याद करना, और ए विटामिन के छुड़ा के जितने विटामिन है वो सब वाटर सॉल्युबल है ना, समझ में आ रहा है। अरे ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट में ही घुलती है और अन्य कंपोनेंट में नहीं घुलती है। और जो गामा ग्लोबुलिन होता है ना, यही एंटीबॉडीज बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो चलिए हम इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम हैबिटेट की बात करें, अगर हम हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट का मतलब समझ रहे हैं, हैबिटेट का मतलब कहाँ पाया जाता है ना, हैबिटेट मतलब हैबिटेट ना कहना, उनका हैबिटेट कहाँ ना, कहाँ रहे ना। तो अगर आपको आईजीई एंटीबॉडीज को खोजना है ना, तो सबसे पहले आप किस में जाएंगे, सीरम में या प्लाज्मा में या लिम्फोइड फ्लूइड। आपको तो पता भी होना चाहिए कि जो एंटीबॉडीज होते हैं या तो हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं, या तो हमारे सीरम में पाए जाते हैं, या तो हमारे लिम्फोइड फ्लूइड में पाए जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में किस में पाया जाता है, सीरम में। अगर आप में किसी भी इंफेक्शन का एंटीबॉडी चेक करना है तो सबसे पहले आप सीरम बनाते हैं ना, उस जैसे कि आपने कभी भी लैब में गए होंगे, जांच टाइफाइड वाइफाइड का जांच किए हैं, जांच वाच करते हैं तो सीरम नहीं बनाते हैं प्लेन ट्यूब में। तो सीरम क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसका एंटीबॉडीज हमें मैक्सिमम अमाउंट में वहां पे मिल जाता है। तो यही मैं बोला हूँ कि हैबिटेट जनरली किस में पाए जाते हैं, सीरम में या प्लाज्मा में या लिम्फोइड फ्लूइड में। लेकिन आईजीई एंटीबॉडी स्पेशल प्रकार की एंटीबॉडीज होती है, यह हमारे एक नॉर्मल पर्सन में बहुत ट्रेस अमाउंट में पाई जाती है, बहुत कम है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का एलर्जी, किसको एलर्जी है किसी चीज की, किसको, हाथ स्टैंड अप करें, और किसको है, माना 2-3 लोग है, माना तुम्हारे, अगर तुम्हारा सीरम का कंपोनेंट लेना, अगर हम तुम्हारे सीरम का कंपोनेंट लेना तो सीरम में मैक्सिमम अमाउंट में आपकी आईजीई एंटीबॉडीज मिलेगी। जानते हैं क्यों, क्योंकि आईजीई एंटीबॉडीज एक ऐसा प्रकार का एंटीबॉडीज है जो हमारे एलर्जिकल रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करता है। जो एलर्जी होती है ना, उस समय हमारे आईजीई एंटीबॉडीज का लेवल क्या किया रहता है, बढ़ जाता है ना। जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ना चेहरे पर रेडनेस आ जाता है ना, छींक आने लगती है ना, छींक आती है ना, ये क्या है, एलर्जी।
अस्थमा सुने हैं, दम्मा लगा ना, दम्मा खांसते रहते, दम लगा देता है खांसते खांसते ना, इसलिए उसको दम्मा बोलते हैं ना। तो वो भी हमारा एक प्रकार क्या है, एलर्जिकल डिजीज है। तो अगर अस्थमा वाले पेशेंट का अगर जांच कराएंगे सीरम लेकर ना, तो देखेंगे तो एंटीबॉडी जो आईजी एंटीबॉडीज होगा उसमें उसकी अमाउंट क्या किया रहेगा, बढ़ा रहेगा ना। ऐसे आप चेक करके नहीं बता सकते हैं कि इनको एलर्जिकल डिजीज है, एलर्जिकल प्रॉब्लम है। नहीं समझ में आ रहा है। जैसे सीरम लिए, अगर एलर्जिकल रिस्पॉन्स, तो छींक को क्या होता है सर, ये कहा है आपके छींक को क्या होता है एलर्जी का, तो जाके जांच कराओगे सीरम में या जांच करोगे तो उसमें आईजी एंटीबॉडीज क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा। तो ऐसे पता चल जाएगा ना कि हमको एलर्जी है। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि एलर्जिकल रिस्पांस के दौरान ये एंटीबॉडी जो होती है बड़ी होती है, इंक्रीज, लाइक अस्थमा, हे फीवर, इंजेमा। हे फीवर, इंजेमा ये सब जानते हैं ना, ये लाइक अस्थमा जानते हैं ना। हे फीवर जैसे कभी कभी बुखार आ जाता है, फिर अपने आप सही हो जाता है, फिर बुखार नहीं होता, मौसमी चेंज सुने ना, वो सब बुखार एलर्जिकल प्रॉब्लम अपने आप सही हो जाता है, अपने आप सही ठीक भी हो जाता है, अरे मतलब हो जाता है, अपने आप सही भी हो जाता है। तो उस केसेस में अगर चेक करेंगे सीरम में तो इसकी अमाउंट क्या की रहेगी। लेकिन अगर चिल्ड्रेन की बात करें, अगर बच्चों की बात करें, तो पैरासिटिक इन्फेक्शन इंस्टेटाइन शो द इंक्रीज लेवल ऑफ आईजीई। अगर छोटे बच्चों में अगर किसी भी प्रकार का इंटेस्टाइनल पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उस समय इसकी आईजीई एंटीबॉडीज का लेवल क्या किया रहेगा, बढ़ा रहेगा। कुछ समझ में आवत है। पैरासिटिक इन्फेक्शन का मतलब ये है, किसी भी पैरासाइट का उसको इन्फेक्शन हो गया है ना, उनके इंटेस्टाइन में बच्चे, जैसे देखिए वो बच्चे को छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ मुंह में खा लेते हैं, उठाकर माटी होती है ना, तो उनको उन बच्चों में आप चेक करेंगे ना, तो आईजीई एंटीबॉडीज का लेवल क्या रहेगा। आइए हम इसकी मालिक्यूलर वेट की बात करें। अगर इसका कुछ मालिक्यूलर वेट भी सही, उसका वजन होता है, वेट होता है, तो इसका मालिक्यूलर वेट 1,90,000 होता है। कितना होता है, 1,90,000। ये 1,90,000 की वजह से ये हमारे प्लेसेंटा में क्रॉस तो 1,90,000 होने की वजह से ये प्लेसेंटा में क्रॉस, प्लेसेंटा जानती हैं, हाँ, देखिए प्लेसेंटा एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो हमारे कुछ ही सबस्टेंस या कुछ ही एंटीबॉडीज को हमारे बेबी में अंदर जाने देती है, सबके लिए परमेबल नहीं होती। सुने है ना कि ओनली फॉर वो बच्चे का गैसियस पार्टिकल या जो चीज जरूरत होता है उसी को अंदर जाने देती है, सभी को जाने नहीं देती। लेकिन एक है एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, नाम सुनिए हो, क्वेश्चन पूछता है कौन सी एंटीबॉडीज हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, तो जानते हैं कौन, विच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में कौन सी एंटीबॉडी, प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडीज क्रॉस कर जाती है, आईजीजी। यह एक ऐसी एंटीबॉडीज है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर बच्चे में चली जाएगी और उस बच्चे को दिक्कत कर बच्चे। ये हेपेटाइटिस और एड्स और ये सब सुनिए ना कि माँ को अगर रहेगा तो बच्चे को भी होगा। तो सोचो अगर माँ में हेपेटाइटिस का एंटीबॉडीज बन गया तो बच्चे में तो आईजीजी ही बनेगा। और ये आईजीजी का खासियत होती है कि प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे को भी जाकर